नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। और आज आपको पूरा ट्रेड सेटअप बनाने में मदद करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ तरुण सत्संगी है, तरुणसत्संगी.com के, साथ ही एलकेपी सिक्योरिटी से जतिन त्रिवेदी हैं, और आगे हमारे साथ जीसीएल के टेक्निकल एनालिस्ट अमित खरे भी होंगे, और साथ ही शुगर मार्केट पर बात करने के लिए राहिल शेख और इस्मा के डीजी अविनाश वर्मा भी होंगे। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन बात सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की करें, लेकिन देख लेते हैं 10 बड़ी खबरें बाजार में कौन सी है। सबसे पहले गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड पर आज दबाव दिख रहा है। 150 रुपए के आसपास की कमजोरी एमसीएक्स गोल्ड में। 1800 रुपए के $1800 के नीचे कॉमेक्स पर गोल्ड है। ईसीबी ने पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है। चांदी की बात करें तो अब चांदी ने सारी खबरों को अब धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लिया है। सेंट्रल बैंकों की पॉलिसी फैसले पर अब चांदी की नजर नहीं है। चांदी पर आज दबाव है, करीब करीब 550 रुपए की कमजोरी एमसीएक्स पर। क्रूड ईरान नवंबर के आखिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चर्चा शुरू करेगा। 6 बड़े देशों के साथ जो परमाणु करार होने हैं उस पर बात शुरू हो जाएगी, तो उम्मीद है कि आगे ईरान से भी सप्लाई बढ़ेगी। नेचुरल गैस घरेलू भंडार अब उम्मीद से ज़्यादा हुआ है, हालांकि आज दबाव दिख रहा है। बेस मेटल्स की अगर बात करें तो कॉपर सबसे पहले, जहां सितंबर के आखिर से लगातार एलएमई के स्टॉक में गिरावट का ट्रेंड लगातार बना हुआ है। बाकी बेस मेटल्स में जिंक पर भी आज हालांकि दबाव है। आधे % से ज़्यादा की कमजोरी जिंक में है। डॉलर की कमजोरी से हालांकि निचले लेवल पर सपोर्ट भी मिल रहा है। निकेल और एल्युमिनियम की बात करें तो निकेल में अगस्त में मार्केट डेफिसिट गिरकर 15,500 टन हुआ है। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो चीन में बिजली संकट से स्मेल्टर्स उत्पादन पर असर हुआ है, और चीन में लग रहा है कि अब उत्पादन धीरे धीरे यहाँ पर बहाल होगा। मेंथा तेल की बात करें तो कंज्यूमर डिमांड बेहद कमज़ोर है, हालांकि निचले लेवल पर बाइंग भी लौट के आ रही है। इसके अलावा कुछ और एग्री काउंटर्स में कॉटन, जहाँ कम उत्पादन और मजबूत मांग से यहाँ पर लगातार सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में लगातार कॉटन की कीमतों में तेज़ी दिख रही है। कुछ और एग्री काउंटर्स में हल्दी, जहाँ यूरोप और गल्फ देशों से यहाँ पर डिमांड बनी हुई है। मॉनसून आगे बढ़ने से रबी सीजन में धनिया को फायदा हो सकता है, उत्पादन बेहतर रह सकते हैं। इसके अलावा अगर जीरे की अगर बात करें तो ट्रेडर्स और स्टॉकिस्ट के पास इस बार स्टॉक ज़्यादा है। सोयाबीन की बात करें तो इस साल उत्पादन 14% बढ़ने का अनुमान है। 119 लाख टन इस साल सोयाबीन का उत्पादन हो सकता है। सोयाबीन के बाद सोया तेल की बात करें तो निवेशक ऊंचे भाव पर अब मुनाफा वसूली कर रहे हैं और दबाव दिख रहा है सोया तेल पर। सोया तेल के बाद क्रूड पाम तेल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी एक रेंज बाउंड ट्रेड है हालांकि, लेकिन बारिश की वजह से सप्लाई की दिक्कत मलेशिया में हुई है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। पूरे दिन इस खबर के दम पर आप ट्रेड कर सकते हैं या अपनी रणनीति बना सकते हैं। चलिए, लेकिन अब बात कर लेते हैं सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर पर, जहां लगातार दबाव बना हुआ है। 47,800 के आसपास एमसीएक्स पर गोल्ड है, और चांदी में भी 550 रुपए की कमजोरी दिख रही है। तरुण जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर की ये गिरावट में आप क्या करना पसंद करेंगे? मोहन जी, आई थिंक चॉपीनेस कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट वीक यूएस एफओएमसी का मीटिंग है, उसमें एक्चुअली मार्केट देखना चाहेगा हम कि एग्जैक्टली वो टेपरिंग अनाउंस करते हैं या फर्दर क्लू देते हैं। आफ्टरवर्ड्स आई थिंक डिसाइसिव ईदर साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर बात किया जाए कॉमेक्स में, आई थिंक गोल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम इस वीक 75 से $1805 के बीच में मूव करता हुआ नजर आया है। डोमेस्टिक बोर्सेज में भी लास्ट फ्राइडे को रैली आया था, उसके बाद हमने देखा कि इस वीक मोस्ट ऑफ द टाइम 47,500 से 48,350 का प्राइस बैंड के अंदर मूवमेंट हुआ है। आई थिंक जब तक 47,500 डोमेस्टिक मार्केट में नहीं टूटेगा, गोल्ड में बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी होना चाहिए, और आई थिंक इन रेंज एक्टिविटी कंटिन्यू करेगा। कंसीडरिंग दिस, मैं 47,600 के आसपास बाय करना प्रेफर करूंगा गोल्ड को। और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आया है, यूएस के जीडीपी जो कि फॉरकास्ट से कम ग्रो हुए ईयर ऑन ईयर लास्ट क्वार्टर के अंदर, उसके बाद में हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो बॉन्ड यील्ड है यूएस के अंदर, उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आया, जो कि गोल्ड को थोड़ा सा सपोर्ट दिया है। तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आज या मंडे को वंस अगेन 48,200 तक गोल्ड के प्राइस आ सकते हैं।
यानी तरुण जी मानते हैं कि आपको गोल्ड को बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ बाइंग करनी है। 47,600 ये लेवल ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोअर लेवल पे इन्होंने बाइंग की सलाह दी है और ऊपर की तरफ लगता है कि अगले हफ्ते 48,200 तक गोल्ड जा सकता है। जतिन जी, आप क्या करना पसंद करेंगे? आप भी बाई करेंगे या आप ऊपर के लेवल पे सेल करना पसंद करेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग जी। देखिए, जिस तरह से मार्केट है अभी, ओवरऑल पोजिशनली डेफिनेटली यस, गोल्ड जो है वो एक अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम में है। एक अच्छी रैली चल रही है उसके अंदर। लेकिन डे ट्रेडिंग पर्पज से या एक दो दिन के ट्रेडिंग पर्पज से अगर हम देखें तो यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी जो है ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। कुछ हद तक हायर लेवल्स पर गोल्ड जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जैसे कि कॉमेक्स के अंदर 1805 और एमसीएक्स पर 48,000 के ऊपर जब भी आ रहा है, तब वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो है वो तुरंत देखने मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से 47,900 के आसपास जैसे प्राइसेस मिलते हैं, वहाँ पर सेल साइड की अपॉर्चुनिटी है। ऊपरी स्तरों पर 48,100 के ऊपर स्टॉप लॉस बिठा के रखना है और डाउन साइड भी लिमिटेड रहेगा 47,600 के आसपास का। तो ये एक शॉर्ट ट्रेड है, बहुत बड़ी की ट्रेड नहीं बता रहा हूँ मैं। ओके। ओवरऑल पोजीशन अभी भी पॉजिटिव है गोल्ड की, जब तक 46,000 के ऊपर है। एक शॉर्ट टर्म रेंज है यहाँ पर हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलता है गोल्ड। ओके, यानी राय बिल्कुल साफ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन्होंने सेल की जो सलाह दी है, तरुण जी का जो टारगेट है 47,600 रुपये, उस लेवल पे जहाँ पे वो खरीदारी की सलाह तरुण जी दे रहे हैं, वो यहाँ पर इनकी वो उनका टारगेट है सेल साइड में, यानी ऊपर पे आपको बेचना है, नीचे पे खरीदारी की सलाह है। आप दोनों कॉल देख लीजिए, बिल्कुल साफ राय है। तो 47,600 जतिन जी का टारगेट है, जो इन्होंने बेचा है ऊपर के लेवल पे 47,900 पे, और उनका जब टारगेट अचीव हो जाए तो यहाँ पर आप खरीद भी सकते हैं 47,600 पे, और अगले हफ्ते 48,200 तक गोल्ड का भाव जा सकता है। तरुण जी, चांदी पर आप क्या करना चाहेंगे? चांदी पे भी आप खरीदना चाहेंगे लोअर लेवल पे? यहाँ पर मैं सिल्वर के प्राइस बिहेवियर के हिसाब से ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। लास्ट वीक सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि बेस मेटल्स में काफ़ी अच्छा हमने रैली देखा था लास्ट फोर्टनाइट के अंदर। क्योंकि लास्ट वीक सेकंड हाफ में बेस मेटल्स में करेक्शन चालू हुआ और वो स्पिल ओवर हुआ मोस्ट ऑफ दिस वीक के अंदर, जिसकी वजह से सिल्वर ने अंडर परफॉर्म किया है गोल्ड को। और सिल्वर ने हमने देखा कि वेंसडे को काफ़ी अच्छा सपोर्ट जो शॉर्ट टर्म का बना हुआ था वो ब्रेक किया है। आई थिंक सिल्वर में मैं आज के लिए सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी प्रेफर करूंगा, बट सेल ऑन रैलीज रहेगा अराउंड 65,000, स्टॉप लॉस रहेगा 65,500, जो कि काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर बेस मेटल में फर्दर करेक्शन आता है शॉर्ट टर्म के अंदर, तो पॉसिबिलिटी है कि सिल्वर 64,000 से 63,800 तक देखने को मिले। ओके, चलिए, लेकिन उससे पहले एक हाजिर का भाव भी आपको दिखा देते हैं कि गोल्ड का हाजिर भाव क्या चल रहा है। जो इब्जा के रेट्स है, आपको ये प्रति ग्राम के रेट से 24 कैरेट गोल्ड का भाव है 4,806 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड का भाव है 4,402 रुपये, और 18 कैरेट गोल्ड का भाव है 3,605 रुपये। हालांकि इसमें 3% जीएसटी का शामिल नहीं है। अगर आप ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो इस प्राइस को आप इंडिकेटिव प्राइस के तौर पे देख सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि ये इब्जा की तरफ इब्जा की ये रेट्स है, लेकिन हालांकि जीएसटी और मेकिंग चार्ज आपको अलग से देना पड़ सकता है। चलिए जतिन, आपका चांदी पे आप क्या करना चाहेंगे? आप भी क्या सेल ऑन रैली के स्ट्रेटजी के साथ करेंगे चांदी में? विश्व जी, जिस तरह से देखो, चांदी ने भी जो है वो अक्टूबर महीने में हमने ऑलरेडी देखा है कि 10 से 12% की रैली ऑलरेडी दे चुका है चांदी लोअर लेवल्स पे, जहाँ पे 58,000 के लेवल से लेके फिर 66,000 तक एक नॉन स्टॉप रैली देखने मिली है। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स रहता है, और यहाँ से 2-3% की गिरावट आएगी तो वो बहुत ही एक स्टेडी गिरावट रहेगी, और बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं बोल रहा हूँ मैं। इन लाइन विद गोल्ड मेरा व्यू जो है वो चांदी के अंदर भी थोड़ा वीकनेस का ही है, और जिस तरह से बेस मेटल्स भी थोड़े बहुत वीकनेस के कारोबार में है, तो चांदी के ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर जो थोड़ा बहुत बिल्टअप होता हुआ देखने मिल सकता है। हायर लेवल्स पे अराउंड 65,000 से लेके 65,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। जब तक 65,250 के नीचे है, तब तक चांदी जो है वो बाइंग साइड के लिए फेवरेबल नहीं लग रही है एज ऑफ नाउ। लोअर लेवल्स पे 64,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो जैसे ही 64,000 का सपोर्ट टूटता है, उसके बाद एक 1,000-1,500 पॉइंट की जो है वो डाउनसाइड रैली देखने मिल सकती है। और अगर हायर लेवल से पहले जाता है तो वहां पे भी सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी है 64,800 के आसपास, 65,250 के स्टॉप लॉस के साथ। तो राय सिंपल है,
सेल ऑन राइज कीजिए, या तो फिर 64,000 के नीचे ब्रेक होता है तो भी सेल कीजिए। तो ये रणनीति है चांदी पे। सर, चांदी से जुड़ा हुआ फिर पूरे बेस मेटल्स अगर पैक की बात करें तो यूबीएस का बेस मेटल का लक्ष्य बढ़ गया है। कॉपर का, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सबका उन्होंने लक्ष्य हालांकि कम किया है। मार्च 2022 तक का कॉपर का भाव 12,000 टन एलएमई पे इनको लगता है, और दिसंबर 2022 तक का 11,500। तो क्या आपका लक्ष्य क्या होगा? 12,000 का लक्ष्य इन्होंने मार्च 2022 तक का कॉपर का दिया है, तो एमसीएक्स में अगर कन्वर्ट करें तरुण जी, तो क्या लग रहा है कॉपर आप कहाँ जाते देख रहे हैं? अभी जो करेक्शन आया वो टेम्परेरी करेक्शन है, स्पेशली एलएमई ने जो मेजर्स लिए साइमल्टेनियसली, जो चाइनीज गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए, उसका एक्चुअली इफेक्ट हमने आते हुए देखा बेस मेटल्स के अंदर। अभी भी आई थिंक सप्लाई टाइटनेस है, जिसके चलते हमको लगता है कि मार्केट में जो फर्मनेस है वो कंटिन्यू रहेगा, एंड सप्लाई सिचुएशन ओवरनाइट चेंज नहीं होगी, इट विल टेक टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर जो इस ईयर में हमने बेस मेटल्स में अच्छा परफॉर्मेंस देखा है वो कंटिन्यू रहेगा। हाँ, कॉपर 800 से 813 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर इसके ऊपर प्राइस चलते हैं तो पॉसिबिलिटी सेट होगी कि 900 950 तक देखने को मिले कॉपर के प्राइस नेक्स्ट ईयर। तो ये भी है। और निकेल का लक्ष्य उन्होंने 22,000 टन किया है मार्च 2022 तक का। क्या लग रहा है निकेल का लक्ष्य आपका क्या होगा जतिन? देखिए, बेस मेटल्स में डेफिनेटली यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है, पॉजिटिव है। 2020-2021 हमने देखा है कि अच्छी खासी स्ट्रांग जो है वो ग्रोथ के साथ ट्रेड करते हुए आ रहे हैं। कमोडिटी का पूरा एक साइक्लिकल चेंज हुआ है जहाँ पे बेस मेटल्स ने अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। तो निकल भी यहाँ पे एक अच्छी खासी बढ़त जो है वो मेंटेन करते हुए चल रहा है। हायर हाई का फॉर्मेशन बड़े टाइम फ्रेम चार्ट्स में डेफिनेटली है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 10 to 15% की जो अपसाइड है वो एलएमई पर अगर काउंटिंग करते हैं, तो हमारे एमसीएक्स पर भी सेम एज ऑफ नाउ जिस तरह से मार्केट का रेट है 1500, तो ये अराउंड अबाउट 1650 से लेकर 1700 के लेवल्स जो डेफिनेटली यहाँ से दिखा सकता है, और टेक्निकली अच्छा खासा सेटअप है। तो ओके। यस, ये लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा, ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं देखना है इसको। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्टअप है, लेकिन ओवरऑल जो पोजीशन है वो अच्छी खासी बिल्टअप है निकल के प्राइसेस के अंदर। ओके, तो ये भी वो है बेस मेटल्स में। चलिए, एक और खबर शुगर सेक्टर को लेकर आ रही है कि इस्मा ने शुगर का उत्पादन करीब करीब 2% कम कर दिया है। पहला अनुमान उनका 310 लाख टन था जब जून में इन्होंने उत्पादन अनुमान जारी किए थे। अब इनका अनुमान है 305 लाख टन चीनी। तो क्या स्थिति है पूरे शुगर सेक्टर में? आउटलुक कैसे चेंज हो रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राहिल शेख हैं, जो एस्ट्रा के वाइस चेयरमैन है, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन है। राहिल शेख जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या लग रहा है, आप लोगों का उत्पादन का अनुमान क्या है? सर, हमारा अनुमान भी अराउंड 310 लाख टन के करीब था, 31 मिलियन के करीब। ओके। और ये जो यूपी में अभी फ्लडिंग हुआ है, थोड़ा उसको देख करके अभी अनुमान रिवाइज करेंगे, बट मेरे हिसाब से 305 से 310 का जो रेंज है वो सही रेंज है सर। आज के हालात को देखते हुए, जो हिसाब से पिछले साल का क्रॉप रहा है और ये साल के क्रॉप में ज्यादा एनामली है नहीं सर। ओके ओके सर, तो एक्सपोर्ट फ्रंट पे अगर बात की जाए तो 60 लाख टन का एक लक्ष्य है, एक टारगेट है। हालांकि पिछले साल रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी हुआ था 71-72 लाख टन के आसपास। क्या इस बार भी हम उसे सरपास करेंगे? और क्या अभी मौजूदा कितने डील हो चुके हैं एक्सपोर्ट के लिए? सर, तकरीबन 18 लाख टन के करीब एक्सपोर्ट के ट्रेड हो चुके हैं, जिसकी लिफ्टिंग नवंबर, दिसंबर, जनवरी में होगी। और तकरीबन मेरा अनुमान है कि 55 से 60 लाख टन हम ये साल भी कर पाएंगे। हो सकता है थोड़ा पुश करेंगे अपने आप को तो 60-65 भी निकल जाए। उसका मेन रीजन ये है कि ब्राजील जो है वो वहाँ पे उत्पादन कम है। हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है ये 60 लाख टन के लिए, वो ये है कि अफगानिस्तान जो हमारा 6 लाख टन का बायर है, और श्रीलंका जो हमारा 6 लाख टन का बायर है, एक जगह पे पॉलिटिकल क्राइसिस है और एक जगह पे डॉलर क्राइसिस है। तो ये जो 12 लाख टन का हमारा लॉस है, इसके लिए थोड़े बहुत नए मार्केट ढूंढने पड़ेंगे। अगर ईरान जैसा मार्केट आ जाता है हमारे हाथ में वापस, तो आई थिंक 60 लाख टन करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। ओके। और गैसोलीन में, दुनिया भर में गैसोलीन में जो ब्लेंडिंग की प्रक्रिया चल रही थी, उसे खाने के तेल में भी तेजी दिख रही है, तो शुगर मार्केट भी मजबूत हो रहा है। तो आपका प्राइस आउटलुक क्या कहता है? क्या आगे दाम अब ट्रेंड मूड में ही रहेगा और आगे तेजी ही दिखेगी? सर, अभी जो परसों आइस्ता का वेबिनार हुआ था, उसमें ये सबसे बड़ा चर्चे का विषय था कि फ्यूल जो है वो कितना फूड को, इन्फ्लेशन को ड्राइव करेगा। तो उसमें एक अनुमान ये था कि अगर
क्रूड $100 के करीब जाता है तो हो सकता है शक्कर का वादा जो है वो 23-24 सेंट के करीब चला जाए। तो यहाँ से आप पकड़ के चलिए कि 8 से 10% की रैली की बातें चल रही है। तो शुगर जो है सर, ये जो लेवल्स है, हमारा अनुमान ये है हमारे पार्टनर्स का भी कि मैरिक्स जो है कि 19-19.5 सेंट जो है ये तकरीबन इंडिया की एक्सपोर्ट की पैरिटी की वजह से बॉटम मार्केट है, और यहाँ से अगर क्रूड हेल्प करता है तो बाजार में तेजी आनी चाहिए। ओके, यानी 8 से 10% की तेजी राहिल शेख जी को लग रही है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और शुगर मार्केट का पूरा आउटलुक समझा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ग्वार सीड और ग्वार गम, जहां तेजी और बढ़ती ही जा रही है। 3% से ज्यादा की तेजी, 3.25%, 7,250 के करीब नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट अभी ट्रेड कर रहा है ग्वार सीड का, और 13,600 के ऊपर है ग्वार गम। हमारे साथ अमित खरे हैं, जीसीएल के टेक्निकल एनालिस्ट है गंगानगर कमोडिटी के, और इन्होंने अब तक ग्वार सीड और ग्वार गम के जितने भी टारगेट ईटी नाउ स्वदेश पे दिए हैं सभी हिट हुए हैं। सर क्या लग रहा है, आप नया टारगेट आप क्या दे रहे हैं, और कौन सी फ्रेश बाइंग के लिए कौन सा लेवल आप चूज कर रहे हैं? जी सोहन जी, थैंक यू। जैसे नंबर वाला ग्वार सीड के लिए मैं अभी मौजूदा भाव पे तो ट्रेडर्स को ये रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा उनको जो भी क्वांटिटी उनके पास ऑलरेडी पहले से है, जो कि लेके चल रहे हैं अपन काफी नीचे से, तो उसमें एक बार थोड़ा सा 50% प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और फ्रेश एंट्री के लिए जैसे अभी नवंबर वायदा जो है 7150 7150 के आसपास चल रहा है, तो 7210 के ऊपर, 7210 या 7212 के ऊपर अगर ये निकलता है नवंबर ग्वार सीड, तो वहां पे फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। और ऊपर में 7400 से 7500 का 1-2 दिन का टारगेट रहेगा, और 7050 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो नया बाय ट्रेड 7212 के ऊपर ही लें, और यहाँ मौजूदा भाव पे थोड़ा सा एक बार 50% इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए पुरानी पोजीशन पे। और ग्वारगम के लिए सर, ग्वारगम के लिए अमित जी? जी सेम, जैसे ग्वारगम का अभी नवंबर का भाव जो है वो 13,570 के आसपास है। नई तेजी में इसमें 13,850 के ऊपर बोलूंगा। 13,850 के ऊपर निकलने पे इसमें अपन ने अभी पुराना टारगेट है 14,500 रुपए का, 14,500 का वो लेके चलेंगे, और 13,400 रुपए का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। तो मौजूदा भाव पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट करूंगा मैं। 13,850 के ऊपर गम में नई एंट्री बोलूंगा। ओके, यानी जो पहले की अगर आपके पास बाइंग है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें। अगर पहले अमित जी की सलाह पे अगर आपने ग्वार सीड ग्वारगम खरीदा है तो यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक करें। अगर फ्रेश बाइंग आपको करनी है तो 7,212 के ऊपर आपको ग्वार सीड खरीदना है, और 13,850 रुपए के ऊपर ग्वारगम खरीदना है। जो ग्वारगम का टारगेट है वो है 14,500, और ग्वार सीड का टारगेट है 7,400 7,500, लेकिन दोनों में स्टॉप लॉस ग्वार सीड के लिए 7,050 रुपए का स्टॉप लॉस और 13,400 रुपए ग्वारगम के लिए लगा ले। सोयाबीन को लेकर क्या व्यू है अमित जी? जी सोयाबीन जैसे अभी मौजूदा भाव 5384-85 का आया है, तो इसमें या तो करेक्शन 5280 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे इसमें खरीदारी करनी चाहिए। या फिर अगर ये ऊपर नीचे नहीं आया और प्राइस कहीं मौजूदा भाव से अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो 5460 के ऊपर निकलने पे इसमें फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। 5460 के ऊपर निकलने पे इसका जो टारगेट रहेगा वो लगभग 5800 का रहेगा, और उसमें 5300 रुपए का मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। वाइड में अगर प्राइस 5460 अभी नहीं निकलते हैं और 5280 का प्राइस पहले मिलता है अपने को, तो वहां पे एंट्री बनानी चाहिए। उसके लिए टारगेट अपन 5500 के आसपास लेके चलेंगे, और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 5150 के आसपास का रहेगा। यानी दो स्ट्रेटजी है सोयाबीन में, बिल्कुल साफ स्ट्रेटजी है। 5460 अगर क्रॉस करता है, वो वहां अगर ब्रेकआउट दिखता है आपको, तो वहां पर सोयाबीन में एंट्री करें। फिर आपको टारगेट दिखेगा 5,800 रुपए। लेकिन अगर 5,460 रुपए के हर्डल को अगर पार नहीं कर पाता है सोयाबीन, 5,280 आपको मिलता है, फिर वहां पर एंट्री कर ले। 5,280 रुपए पे अगर सोयाबीन में आप एंट्री करते हैं तो 5,500 रुपए का टारगेट है, और इस ट्रेड के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है 5,100 रुपए के लिए। शुक्रिया अमित जी तमाम ट्रेडिंग कॉल्स के लिए। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं, और हम बात कर रहे थे बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में जतिन आपकी कोई और टॉपिक आज के लिए? बेस मेटल में जैसे मैंने बताया कि वीकनेस का जो ट्रेंड है वो थोड़ा कंटिन्यू रहना चाहिए और भी। और कॉपर जो है वो हमारी टॉपिक रहेगी ऑन द सेल साइड। 55 हायर लेवल पे सेल करने की एडवाइस है। एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस बाउंस के बाद सेल करने की अपॉर्चुनिटी है ट्रेडिंग पर्पस से। स्टॉप लॉस जो है वो 761 के ऊपर रख के नीचे में 745 740 के टारगेट्स के लिए एम करना है। लेड के अंदर कॉन्ट्रा बाय करना है कॉपर के सामने।
लेड के अंदर जो है वो बाइंग पिक बन रही है 186 के आसपास, स्टॉप लॉस 185 का, और जो टारगेट रखना है 188, 188.50 का रखना है। दोनों ही ट्रेड साथ में लेने हैं, एक सिंगल ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि दोनों जो है वो एक पेयर ट्रेड के हिसाब से वर्क करेगा। ओके, आपको हेजिंग के लिए भी ये बेहतर रहेगा। अब दोनों ट्रेड एक साथ ले। कॉपर आप सेल करके जाए 755 में, टारगेट है कॉपर का टारगेट है 745 का, 761 का स्टॉप लॉस लगा है। लेड आपको 186 पे बाई करना है, 188.5 पे टारगेट लगाएं, स्टॉप लॉस है 185 का। तो पेयर ट्रेड के तौर पे आज दोनों एक साथ ले, लेड और कॉपर। चलिए बात कर लेते हैं कच्चे तेल पर, जहां आज हल्की तेजी दिख रही है $84 के ऊपर, हालांकि बना हुआ है ब्रेंट क्रूड का भाव 6200 के ऊपर। MCX क्रूड भी ट्रेड कर रहा है। तरुण जी, आपका व्यू कच्चे तेल पर? आई थिंक अभी भी डोमेस्टिक बोर्सेस के अंदर हमने देखा है 6050 एक अच्छा सपोर्ट था लास्ट वीक, उसको प्राइसेस ने इस हफ्ते भी ब्रेक नहीं किया डिस्पाइट करेक्शन जो हमने देखने को मिला। आई थिंक साइडवेज हो चुका है 6050 से लेकर 6400 के बीच में, और जब तक 6050 के नीचे प्राइस नहीं जाएगा आई थिंक इसमें बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ओपेक प्लस का रिसेंट जो स्टेटमेंट आया था वो काफ़ी पॉजिटिव है। उनका ऐसा मानना है Q4 के अंदर जो ग्लोबल डिमांड रहेगा वो जो ग्लोबल सप्लाई रहेगा वो एक्चुअली 1.2 बिलियन बैरल पर डे से कम रहेगा, जिसकी वजह से हमारा ऐसा मानना है कि आई थिंक जो टाइट सप्लाई कंडीशन है वो कंटिन्यू करना चाहिए। और कल हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में फर्दर करेक्शन आया, अगर वो कंटिन्यू करता है आज और नेक्स्ट वीक तो हो सकता है कि फर्दर स्ट्रेंथ शॉर्ट टर्म में इस काउंटर को देखने को मिले। 6100 के आसपास मैं बाय करना प्रेफर करूंगा 6050 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे ऐसा लगता है वंस अगेन 6300 तक प्राइस आने चाहिए। बाइंग की सलाह है, 6100 पे खरीदना है, 6050 का स्टॉप लॉस लगाया, 6300 का टारगेट है। शुक्रिया तरुण जी आपका और जतिन आपका भी, आप दोनों ने वक्त निकाला ET Now स्वदेश के लिए। तो कमोडिटी